अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड का। भाई वीकेंड के बाद ये पहला दिन है और ये है मंडे। इट्स मंडे, जिस दिन अनयूजुअल स्ट्रेस होता है और इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि कुछ समझ में नहीं आती कि किस बात का स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता है ऑफिस पहुंचने का, ट्रैफिक जैम का, और फिर कल जो सूरत हाल रही हमने देखी कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम रहा और बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक दबाव का शिकार रहा। बहुत सारी ऐसी सड़कें थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे। डेफिनेटली जब भी शहर में कोई किसी किस्म की एक्टिविटी होती है और इस किस्म की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो तो फिर ट्रैफिक जो है वो जैम होता ही है। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और शो के आगाज़ में आज हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और ये सोच रहे होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा होता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि शायद वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या वो बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, जैसे आप नाश्ता करते हैं तो उसके साथ आप कहवा तो पी ही सकते हैं। तो कहवा पिएं और फिर आराम से रहें, चर्बी खुद ब खुद पिघलेगी, यानी कि आपके वज़न में जो है वो कमी होगी और डेफिनेटली आप इसका फ़र्क चंद ही दिनों में महसूस करेंगे। तो ये आदत बना लें कहवा पीने की। अब कौन सा कहवा पीना है और कैसे आपने पीना है, कैसे बनाना है और इसकी जो रेसिपी है वो क्या है, ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ बता देती हूँ आपको कि कहवा जो है बहुत बेनिफिशियल होता है वेट लॉस के लिए। अब इसको बनाने का कैसे तरीका है और आपने रोज़ाना इसको अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने 1 कप जो है वो पानी लेना है और फिर उसके बाद आपने 1 सब्ज़ चाय की पत्ती या फिर 1 चाय का चम्मच जो है वो लेना है। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, आपने 1 इंच दालचीनी लेनी है, 2 से 3 इलायची आपने शामिल करनी है। अच्छा, फिर क्या करना है कि आपने आधा चाय का चम्मच अदरक लेनी है। अच्छा, उसके बाद चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च लेनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पानी में दालचीनी, इलायची, अदरक और काली मिर्चें उबाल लेनी है और सब्ज़ चाय जो है वो आपने 5 मिनट तक, ऑलमोस्ट 5 मिनट तक आपने उसको दम करना है। फिर उसके बाद आपने उसको छानकर शहद या फिर लीमू में डालना है और फिर आपने उसको गरम गरम पिएं या जैसे आप पीना चाहते हैं उसको आप सिप करें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कुछ टिप्स हैं कि ये चीज़ें आप कब, यानी ये कहवा आप कब लेंगे तो किस तरह आपका वज़न जो है वो जल्दी से कम होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आपने खाने से पहले जो है वो कहवा पीना है तो उससे क्या होता है, भूख कम हो जाती है। फिर आपने शक्कर का इस्तेमाल कम करना है, उसकी जगह आपने या तो फिर शहद ले लेना है या फिर लीमू का इस्तेमाल करना है। फिर आपने खुराक का ख्याल रखना है, फिर तली हुई और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी और पानी ज़्यादा पीना है। तो कहवा, ये जो कहवा है ना, ये डिटॉक्स भी करेगा और बिल्कुल आपका वज़न जो है कम भी हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारा रिस्क जो है वो तंग हो जाता है, पता नहीं घर में क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से आपका रिस्क बढ़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से आपका रिस्क रुकता है। उनमें मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको, वैसे तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन इनमें जो मेनली चीज़ें हैं ना वो क्या क्या हैं। जब भी आप घर में दाखिल हों तो सलाम करें। फिर उसके बाद आप जब बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते घर में नहीं लेकर आएँ। फिर आपने क्या करना है, ये ख्याल रखना है कि आपके घर में रहने वाले लोग आपसे खुश हैं, स्पेशली माँ बाप। अगर रूठ गए उन्हें मनाएं, ज़रूर इनकी खिदमत करें। और फिर तीसरा आपने ये करना है कि जो बाथरूम है आपका, वहाँ पर आपने कपड़े नहीं हैंग करने हैं, बाथरूम में अपने कपड़े हैंग नहीं करें। और फिर इसके अलावा जो कंघी है, अगर वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वो गंदी हो गई तो आपने गंदी कंघी सर में नहीं फेरनी और दफ्तर जाने से पहले या कहीं भी सुबह निकलने से पहले आपने वज़ू करना है। तो ये आदतें अगर आप इख्तियार करते हैं तो इससे भी आपके रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह ताला आपको बेतहाशा रिस्क अता करता है। और देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हमेशा अल्लाह ताला से मांगते रहें और अगर अल्लाह नहीं देगा तो फिर कौन देगा। ज़रूर कहा करें अल्लाह ताला की जो 99 सिफ़ात है ना, उनका नाम लेकर कहा करें कि या अल्लाह तू नहीं तो फिर कोई और भी नहीं, तू नहीं देना है और हम तुझी से मांगते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जुएँ, बहुत सारे लोगों के सर में ना जुएँ हो जाती हैं। भाई ये एक बहुत अहम मसला है और लोग क्या करते हैं इसके लिए, कभी एंटीलाइज शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, क्लिनिक्स पे जा रहे हैं और बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। इसकी बहुत आसान रेमेडी, इसका बहुत आसान हल ये है कि जिन लोगों के सर में भी जुएँ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अपना सर साफ़ रखें, वॉश करें और उसके बाद कंघी लें और उसके अंदर धागा लपेट लें और फिर सुबह शाम उससे वो जब कंघी करेंगे तो उनकी जो जुएँ हैं या जो बारीक वाली जुएँ होती हैं वो भी निकल जाएंगी, जिनको हम लीखें कहते हैं, वो भी निकल जाएंगी। और अपना सर साफ़ रखें, दिन में 2 दफ़ा ये धागा कंघी से आपने कंघा करना है
धुले हुए बालों में। आप देखें आपके सर से जो है वो जुएँ साफ़ हो जाएंगी और इसके अलावा फिर आपने ऑयलिंग करनी है, सरसों का तेल लगाएं या जो भी तेल आपको सूट करता है वो आप यूज़ करें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एक बहुत ट्रोल स्टोरी। ट्रोल स्टोरी किसके बारे में है? ये ट्रोल स्टोरी जो है ना, हमारी जो लेजेंड एक्ट्रेस हैं बुशरा अंसारी, उनके बारे में है। अब क्या होता है कि एक्ट्रेस मुख्तलिफ जो गेटअप्स होते हैं ना, उसमें अपनी अपनी पिक्चर्स लगाते हैं। वो ड्रामा के शूट की पिक्चर्स होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें जो हमारी जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो पिक्चर लगा देती हैं। अब उसके ऊपर लोग कमेंट करना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को कुछ पिक्चर्स बहुत पसंद आती हैं और कुछ लोग जो हैं कुछ पिक्चर्स को पसंद नहीं करते। अब बुशरा आपा ने भी कुछ ऐसे ही किया। बुशरा आपा ने ऐसा किया कि वो उनकी कोई शूट की पिक्चर होगी और उन्होंने वो बिंदी वाली जो पिक्चर थी वो अपडेट कर दी। अब उसके बाद भाई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का तूफान आ गया। किसी ने उनको कुछ कहा, किसी ने उनको नेगेटिव कहा और पता नहीं क्या क्या बातें की, जिस पर उन्होंने कहा कि अब जिसका दिल जो चाह रहा है वो कह दे, ये हमारा काम है। और जाहिर सी बात है हर किसी का एक सेल्फ है और जब आप कोई गेटअप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वैसे ही हो गए हैं या आप उसी ट्रेडिशन के हैं या आप उसी तरह से बिलोंग करते हैं। तो भाई ये ट्रोलिंग थी जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। फिर कुछ दिन पहले एक और जो है वो पर्सनैलिटी हैं जिनको ट्रोल किया गया और वो मॉर्निंग शो करती हैं और फिर उस हवाले से जब बात की गई तो उनकी जो पिक्चर्स थी, जो उन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ था, उसके ऊपर लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया। अच्छा, उसके ऊपर अब जो एक एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, नाज़िया मलिक, उनका भी जवाब सामने आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो फ़ोटोशूट किया था वो फ़ोटोशूट उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो फैमिली टाइप का फ़ोटोशूट था। लोगों ने उनके कपड़ों के ऊपर तनकीद की, लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो ये भी ट्रोलिंग थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आगे बढ़ते हैं और अब जो शहर कायद का मौसम है उस हवाले से हमारी करस्पॉन्डेंट जब हमारे साथ होंगी तो हम आपको बताएंगे कि जी ओवरऑल जो है वो मौसम की सूरत हाल क्या है। फिलहाल ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, आज 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और आज जो है वो 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो हमारी स्क्रीन पर कुछ देर में वेदर फोरकास्ट जो है वो पॉपअप हो जाएगी। चलिए जी, आ गया है वेदर। अब ये 17 सेंटीग्रेड है 11 बजे, 12 बजे है 21 सेंटीग्रेड और फिर 1 बजे है 22 सेंटीग्रेड और 2 बजे वेदर रहेगा 24 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। अब जल्दी से चलते हैं और आपके साथ में गोल्ड के प्राइस शेयर कर लेते हैं। वैसे गोल्ड खरीदने का दिल सबका चाहता है ना, आजकल वापस फैशन आ रहा है गोल्ड खरीदने का। जी हाँ, गोल्ड खरीदने का फैशन वापस आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं सोने की प्राइस क्या है आज। सोने की प्राइस है कि जी सोने और चांदी की कीमत में मजीद इजाफा। सोने और चांदी की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $37 महंगा होकर $4,509 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। अच्छा जी, 1 तोला सोना 3,700 रुपये महंगा होकर 4,73,262 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा होकर 4,05,745 रुपये पर पहुंच गया है। 1 तोला चांदी 270 रुपये इजाफे से 8,465 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये जी सोने के हवाले से जो खबर है, गोल्ड की प्राइस जो है मैंने आपके साथ में शेयर की है। वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं जल्दी से और आपको बताते हैं कि वेजिटेबल प्राइस जो है वो क्या है। ग्रॉसरी नहीं करनी है क्या? ग्रॉसरी भी तो करनी होती है, तो फिर पता भी तो करना चाहिए ना कि स्टैटिक रेट्स क्या हैं और आप कितना महंगा जो है वो वेजिटेबल खरीदते हैं। तो वेजिटेबल प्राइस आ गया हमारी स्क्रीन पर। टमाटर है जी 35 पर, फिर उसके बाद जो है क्या है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव आलू 46 पर और फिर जो है हमारे पास लहसुन जो है वो 288 पर है और फिर उसके बाद जो है अदरक 288 पर है। फिर हमारे पास क्या है, गाजर जो है 46 पर है। फिर क्या है जी, हमारे पास तुरई जो है वो 104 पर है। फिर उसके बाद हमारे पास लौकी है 46 पर। फिर उसके बाद व्हाट वी हैव, फिर उसके बाद फूल गोभी है 35 पर एंड वी हैव खीरा 50 पर। फिर क्या है जी, फिर भिंडी है 184 पर। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद प्याज आ गई है और प्याज है 63 पर। तो जल्दी से चलते हैं आपके साथ में करेंसी रेट्स शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं और फिर आपको बताएंगे करेंसी रेट्स। और करेंसी रेट्स बताने के बाद बड़ी एक मज़े की बात जो है मेरे दिमाग में आ रही है, मैं शेयर करूंगी। सो वी हैव माल का हाल हेयर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 199, कैनेडियन डॉलर है 205। इसके बाद यूरो जो है वो 330 पर है और कोईती दिनार जो है वो 918 पर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास यूके पाउंड है जो 381 पर है, सऊदी रियाल 75 पर है, यूएई दिरहम जो है 77 पर है और यूएस डॉलर जो है वो है जी 282 पर। तो ये जो है सारी सिचुएशन है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। हाँ भाई बच्चों, क्या हो रहा है आजकल? वैसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल बुरा तो लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई जो स्कूल्स हैं वो पंजाब में तो थोड़ी छुट्टियां हो गई हैं एक्सटेंड, लेकिन कराची में जो है
वो ये हुआ है कि सर्दी में इजाफा हो गया है और सर्दी में इजाफे की वजह से स्कूल जो है वो सुबह 9 बजे खुलेंगे। अच्छा, बच्चे थोड़े थोड़े खुश हैं लेकिन थोड़े थोड़े नाराज़ भी हैं। वो कह रहे थे कि जी छुट्टियाँ ही हो जाएं, क्योंकि जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम सब भी यही पूछते थे और अब बच्चे भी यही पूछते हैं कि जी जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं तो भी स्कूल खुले हुए हैं। खैर, अच्छा जी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सर्दी में इजाफे के बायस कराची में जो है वो स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय अब 9 बजे खुलेंगे। अब ये जो फैसला है इसका इतलाक जो है वो 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो अब 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं और वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो 19 जनवरी से खुलेंगे। तो जनाब, पंजाब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। लेकिन कराची में जो बच्चे हैं सब ने स्कूल जाना है, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। तो 9 बजे स्कूल लगना है तो फिर जल्दी जल्दी आप लोगों ने जाना है और फिर अपने स्कूल पहुंचना है और पढ़ाई पूरी करनी है। चलिए जी, ये हो गई सिटी अपडेट्स और हो गई ढेर सारी बातें। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। अभी तक मैं वेट कर रही हूँ, मेरी चाय नहीं आई। जैसी मेरी चाय आएगी तो फिर हम चाय पियेंगे, आपके साथ में जो है शेयर करेंगे आज क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या हाइलाइट्स हैं, पूरी दुनिया में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, कल बहुत सारी जो है वो हैपनिंग्स थी, इस हवाले से करेंगे बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ये जो सीज़न है, इस सीज़न में बहुत सारे लोगों को नज़ला, बुखार, खांसी, साइनोसाइटिस और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तो सीज़न है और कुछ लोगों को क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। अच्छा, जब आप रैंडम जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, कुछ मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिर जब आपका मर्ज़ बढ़ जाता है तो वो आपको कहते हैं जी आप स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ, आप ENT के पास चले जाएँ और फिर आप जाके किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप, अगर आपकी जो कंडीशन है वो परमानेंट हो गई है, मतलब आपको एक दफ़ा फ्लू हो रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, फिर बार बार हो रहा है, फिर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है और देयर आर मैनी थिंग जो कि आपके बॉडी के अंदर होती हैं और वो सडन ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसका ताल्लुक आपके कान, नाक और गले से होता है, लेकिन आपको शायद उसका आइडिया नहीं हो रहा था। तो इस पर बात करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैफ मौजूद हैं, जो कि ENT कंसल्टेंट भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अभी कॉमन फ्लू है, यानी कि ये जो वायरल जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शंस होते हैं गले के, नज़ला, बुखार, खांसी, ड्राई कफ, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं? लोग पहले से ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो करना चाहें कि जी अगर उनको पता है कि सर्दियों में उनको ये प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो वायरल होता है या गले सर्दियों के मौसम में आपका जो ड्राई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, नाक बंद होना, उसकी वजह से होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नाक का फंक्शन क्या है। इट्स लाइक योर एयर कंडीशनिंग, राइट, AC की तरह होता है। अगर ये सही चलेगा तो आपको लंग्स को अच्छी हवा मिलेगी, ताज़ी हवा मिलेगी, ह्यूमिडिफाइड एयर मिलेगी, सही, तो उससे जो है आपको एयर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो खांसी वगैरह नहीं होगी। जो बलगम आपका ड्राई हो जाता है वो गले में गिरता है तो वो खुश्की पैदा करता है और आपको खांसी होती है। तो इसकी 2 रीजंस होती हैं। एक तो कुछ लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं, सर्दियों में बढ़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के पोलन, डस्ट वगैरह बढ़ जाती है, स्मोक का आप सुनती हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पोल्यूशन प्लेज अ फैक्टर। द सेकंड थिंग इज़ वायरल्स। यस, लोग आते हैं जाते हैं, सर्दियों में शादियों का सीज़न होता है तो लोग जो मिलते हैं तो फ्लू की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, फिर बुखार का होना, नज़ले का होना। तो उस सूरत में आप रेगुलर जो है बुखार उतारने की दवाई जैसे पैनाडोल वगैरह ले लें और अगर 2-3 दिन में सही ना हो तो फिर आप एक स्पेशलिस्ट को रुजू अच्छा, स्टीम लेने का क्या तरीका है? स्टीम किस तरह से लेनी चाहिए? स्टीम पानी को उबाल के टॉवल एक्यूरेट जो जिसका तरीका होता है ना, बहुत सारे लोग स्टीम ले रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई स्टीम किस तरीके से जो है वो रखनी है, मतलब कितनी देर स्टीम लेनी है, कितना उसको दूर रखना है, किस तरीके से करना है, तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है स्टीम लेने का? द ट्रेडिशनल तरीका जो है कि एक पतीले को गर्म करें और टॉवल लेके बैठ जाएं, सो दैट प्रोवाइड्स यू गुड स्टीम। सही, ठीक है, 10-15 मिनट ले लें, सुबह या शाम जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। सही, दैट्स रियली गुड। सेलाइन इरिगेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 कप पानी में आधा चम्मच नमक मिला लें, अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें, पानी उबाल लें पहले और सेफ्टी के लिए, और फिर नाक में आप उससे रिंस करें ताकि ये चीज़ें आपकी अच्छी तरह चलती रहे, मॉइस्ट रहे। और ग्रीन टी
का इस्तेमाल करें। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप शहद भी इस्तेमाल कर लें आराम से, क्योंकि वो कोट करता है आपके फारिंग्स को, तो आपकी जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहती है, हाइड्रेशन बरकरार रहती है और ये तकलीफ़ मिनिमल होती है। सही, तकलीफ़ें जो हैं फिर वो मिनिमल हो जाती हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जब लोग आते हैं तो वो डेफिनेटली जो सर्जन्स होते हैं उनके पास आते हैं वो सीवियरिटी की तरफ आते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा उनका मर्ज सीवियर हो जाता है तब आते हैं। कुछ लोगों के कान से ना पस भी बह रही होती है, कुछ लोगों के कान से खून भी आ रहा होता है और बहुत सीवियर उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये क्या वजूहत होती हैं कि इतनी तकलीफ़ होती है कान में? लोग क्या बदएहतियाती करते हैं? लोग किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि उनका जो है जो एयर डिसऑर्डर है उनको वो होता है, इसके अलावा जो है वो सुनने में भी बहुत लोगों को कुछ कम सुनाई देता है। इसकी क्या वजूहत होती ये है? जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, मतलब जो ईयर डिस्चार्ज जब भी हाँ। आपको होता है एक तवील अरसे के लिए, हम लोग इसको क्रॉनिक कंडीशन अमूमन देखा जाता है। हाँ, इसमें ये नज़ले या साइनसेस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है कि अच्छा। जब नज़ला एक वक्त में हाँ, बहुत शदीद होता है, आप कान में दर्द होता है और फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है नज़ले ज़ुकाम की वजह से। सो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। जब वो कंट्रोल में नहीं आते सिम्टम्स टाइम में तो ये फैलता है या स्प्रेड करता है नाक से कान की तरफ और आपको सुनाई कम देता है शुरू में, फिर बाद में पीप आना शुरू होती है। तो उसका फौरी तौर पे आपको बजाय आप लोकल ड्रॉप्स लेने के फार्मेसी से कि कंसल्ट एन ENT स्पेशलिस्ट, उसकी रीज़न ये है कि आपको कल्चर टेस्ट कराना ज़रूरी है। अच्छा, सही। उसकी कि आपका जरासीम का पता लगे, कौन सी दवाइयाँ उसको अफेक्ट कर रही हैं और जो डैमेज लिमिटेशन जल्दी करें, अप्रोप्रिएट करें, एक्यूरेटली करें और इंशाल्लाह ये मसले 90% सही हो जाते हैं। ठीक है, चले जी, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम। हाँ, समझते डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम जी, आपके जी। प्रोग्राम में। माशाल्लाह बहुत अच्छी आज के अपने वायरस के हिसाब से दिया है कि ENT जो इस वक्त बहुत ज्यादा लोग उसमें मुब्तला हैं। मेरे एक दोस्त हैं फवाद, जी, जी। तो उनके वो टिश्यू से वो नजरे से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बैठते उठते। तो उनके बारे में बात करनी है। दूसरी ये कि मेरे गले के अंदर खराश आ जाती है बार बार, अच्छा, कोई जरा सी चिकनाई अगर आ जाए या कुछ इस तरह से, और ये है कि उस पर अफेक्टेड मेरे कान पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मैं कान से इसलिए डरता हूँ कि वो गंद देते हैं ना पानी की, तो उससे मुझे पर्दा फटने का वो ज्यादा होता है। क्या डॉक्टर भी बता सकते हैं कि वो सही करेंगे ENT स्पेशलिस्ट? तो मुझे ये जरा पूछना था, कान में जो डालते हैं ना पानी की गंद, अच्छा, तो ओके, मुझे फाइन। इससे बहुत ज्यादा वो होती अच्छा, है। ठीक है, तो अगर वो ओके, वैसे ही ओके। डॉक्टर साहब, ये कान के हवाले से ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका बता रहे हैं। हाँ। वो जो सिरिंज से जो पानी सिरिंज से मारते जी, हैं, हाँ। सो व्हाट इट इज कि ये ज़रा पेनफुल तरीका होता है कान साफ करने का। आजकल हम लोग माइक्रो सक्शनिंग करते हैं हाँ, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो आपने कान में सिर्फ ऑलिव ऑयल डालना है, सही। जैतून का तेल डालना है हाँ। और ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि आराम से फिर जब आप जाएं वो साफ़ हो जाए। उसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हाँ। हैं, जिस तरह खराश हो रही है या हल्का दर्द हो रहा है तो आप गर्म कर लें, हाथ पे चेक कर लें, ज़्यादा गर्म करें, कान में डालें सही। और फिर जो है आप सफाई के लिए आ जाएं। तो सही। और दूसरी इनका सवाल था, इनका रेशे का इशू है। जी, 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 जी। तो स्टीम रेगुलरली लेना, एसिडिटी होती है नहीं होती उसका ख्याल रखना कि ज़्यादा ऑयली, खट्टी हाँ, और मिर्चों वाली मिर्चों वाली चीज़ें, चीज़ें। क्योंकि ये कॉमन एरिया होता है कि डाइट भी आपकी इफेक्ट करती है। तो सही। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, सही। इंशाल्लाह things अच्छा, should गले get में better। खराश का भी वो कह रहे हैं और ड्राई कफ जो होती है ना वो भी बहुत सारे लोगों को हाँ, होती है, उसका क्या हल है और वो क्यों होती है बेसिकली? अब बेसिकली हमने वो जिस तरह अभी डिस्कस करा था कि ये बेसिकली एलर्जीज की और डस्ट की वजह से है। हाँ, तो इसमें स्टीम लेना, सही। कोई ओवर द काउंटर एंटी एलर्जिक्स होती हैं, सही। वो ले लें। इफ इट्स दिन हफ्ते में आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है एंटी एलर्जिक और कॉफ नहीं जा रही है या कोई बलगम आ रहा है तो गागल वगैरह नहीं करना चाहिए? लाइक जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे गले में खराश है, पेन है, इस हवाले सॉल्ट से गागल्स हाँ। रेकमेंड करते हैं। नमक green के टी, साथ हाँ, आप करना चाहें नमक के साथ या कोई अच्छा टॉपिकल माउथ वॉश ले लें। हाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी माउथ वॉशेस भी होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं, सही। वो कोई भी यूज़ कर लें। सही। रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेन करें, हाँ। इंशाल्लाह इट शुड बी बेटर। चलिए जी, एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, सबा याहिया बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर साहब सैफ को बुलाया, क्योंकि कराची में जिस किस्म का पोल्यूशन और बदस्ती है, वेदर है, तो हर आदमी एलर्जी का मरीज बन चुका है, कान नाक की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। डॉक्टर साहब को सलाम, और डॉक्टर साहब से 2 सवाल मुझे करने हैं। एक तो सवाल जरा क्रिटिकल है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका एयर बैलेंस खराब हो जाता है और आपको चक्कर आने लगते हैं, और ये ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बहुत 2-3 लोगों से मैंने जो दोस्त हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब के, वो एकदम चक्कर आते हैं, फिर फेंट होते हैं, फिर सही हो जाते हैं। वो एक दवाई होती है चक्कर की, वो दे देते हैं। क्योंकि मैंने जो सुना है ना, लोग कहते हैं कि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं, इसके बारे में जरूर बताइए, इसकी एहतियात क्या है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देखें आजकल वेदर ऐसा है, सब कुछ है। मैं एंटी एलर्जिक रोज से खाता हूँ, उसका 15 साल से मैं खा रहा हूँ एंटी एलर्जिक। वो अब मुझे महसूस होता है कि वो क्या एंटी एलर्जिक इतने लंबे पीरियड के लिए एक इस्तेमाल करनी चाहिए कि या हमें चेंज कर लेनी चाहिए, या इसमें वक्फा देना। दिस इज माई क्वेश्चन। चलें जी, ठीक है या आपके क्वेश्चंस जो है वो हम तक आ गए। अभी यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के हवाले से, और जब इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली लोग परेशान होते हैं, लेकिन ये एक कॉमन इन्फेक्शन होते हैं। नज़ला हो गया, खांसी, बुखार, सीजनल भी होते हैं, और ज़ाहिर है मौसम इस तरह से है तो फिर वो ये इन्फेक्शन ज़रूर होते हैं। लेकिन अब कुछ हम सिवियर कॉजेज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो याया है उन्होंने क्वेश्चन किए थे, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके क्वेश्चन के जो है वो आंसर दे दीजिए। जी, उनके 2 सवालात थे। जी। पहला सवाल था चक्रों का, कि उनके बॉस को चक्कर आते थे और फिर वो दवाई लेते हैं, ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं। Now, चक्रों का जो है, it's quite a devastating condition for the person that is suffering from it. उसकी कोई ऐसी वो चीज़ नहीं होती जैसे फीवर हो, दर्द हो, सूजन हो जो नज़र आए। तो चक्रों के लिए जो है 3-4 चीज़ों का देखना ज़रूरी है कि अंदरूनी कान से है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कैसे शुरू हुआ है, कितनी सिवियरिटी के लिए। और अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो दे शुड नॉट गो इन द किचन, लाइक फ्राई थिंग्स, बर्न्स हो सकते हैं। शुड नॉट ड्राइव अ कार, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। और दूसरा ये है कि देयर आर सर्टन, अगर ये सेकंड्स के लिए तो कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं, अगर वो आप प्रॉपर्ली उसको एक डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट या ईएनटी से चेक करवाएं तो कुछ केसेस में हम लोग इसको करेक्ट भी कर सकते हैं वाया एन प्लेस मनूवर। एक ख़ास मनूवर होता है, सर को सर्टन पोजीशंस में हम टर्न करते हैं, चक्कर आते हैं उसमें और फिर ये सेट हो जाते हैं। सही। और दूसरी चीज़ ये नेक पेन की वजह से बहुत होता है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना, सर्वाइकल और नेक पेन की वजह से। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, वी आर नॉट लाइक दिस। गर्दन का जो आपका एंगल होता है ना, वो आप इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ से ब्लड सप्लाई आपकी इनर ईयर की ख़राब होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेक पेन यू गेट डिजीनेस एज वेल। ऑफिस वर्कर्स एंड ऑल दीज आर हाईली अफेक्टेड। तो इनके लिए कुछ मेडिसिन हैं, कुछ बाज़ दफ़ा सॉफ्ट कॉलर देना होता है ताकि गर्दन को सपोर्ट मिले, पेन रिलीफ, एंटी वर्टिगो मेडिसिन, और जो है करेक्टिव प्रोसीजर्स। बट उसकी जो डायग्नोसिस आपको प्रॉपर्ली करनी है। और कुछ जगहों पे अगर इसके साथ कुछ बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन MRI भी कराना पड़ता है ब्रेन का, कि कोई ब्रेन में ट्यूमर ना उगरा हो, because which is causing चक्कर as a symptom। मतलब चक्कर एक अलामत है, पता लगा पीछे एक ट्यूमर है, तो सिर्फ उसको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल। चाहिए। जिन लोगों को भी चक्कर आते हैं तो वो इस हवाले से ज़रूर ध्यान में रखें कि आपने अपनी प्रॉपर मेडिकेशन तो करनी है, साथ साथ आपने डायग्नोसिस की तरफ भी जाना है। आपने ज़रूर डायग्नोस करना है, आपने ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग करवानी है, ज़रूर डॉक्टर से पूछना है कि भाई आपको ये जो चक्कर आ रहे हैं या आपको बहुत डाउन फील हो रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं। इसके डेफिनेटली आपको वो टेस्ट भी लिख के देंगे। अगर आप एनीमिक या खून की कमी है आपके अंदर तो वो आपको ब्लड टेस्ट लिख के देंगे, वो फिर आपको एक्सरे वगैरह लिख कर देंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे आपकी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में पूछेंगे। अगर तो आपने तकिया ऐसा लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपको पेन होती है, सर्वाइकल इशू है, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। हो सकता है आपका बीपी लो हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो। देयर आर मेनी साइन एंड सिम्टम्स जो कि चक्कर आने की वजूहात होती हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं या जो लोग सोते हुए राल गिरा रहे होते हैं, जिनकी राल बहरी होती है, तो वो लोग ना बड़े सेहतमंद होते हैं। मतलब ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी सोते हुए राल गिरी होती है या वो स्लाइवा जो है वो बाहर आ रहा होता है, तो वो ये कहते हैं जी ये बड़े सेहतमंद होते हैं और अगर खराटे ले रहे तो क्या हुआ, देखिए जी क्या कितने मज़े से ये सो रहे हैं। क्या ये बाकी एक नॉर्मल बात है या इसमें कोई ख़तरे की अलामत है? देखें,
हम लोग नाक का काम है सांस लेना। हाँ। अगर कोई किसी की राल टपक रही है तो वो सोते हुए उसका मुंह खुलाए, तभी तो राल टपकी है। ठीक है। और अगर वो राल टपक रही है तो उसके बाद उसको खराटे भी हो सकते हैं, हाँ। नहीं हो सकते। हाँ। नहीं, दोनों का अलग अलग बेशक आप बता दें हाँ, कि जो तो राल बहना है वो सेहतमंदी की अलामत है, तंदुरुस्ती की अलामत है, नहीं, ठीक है, नॉर्मल है? सेहतमंदी की बिल्कुल अलामत नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है कि आपका मोटापा हो रहा है और ओके। जो है उसकी वजह से आपका एयरवे कोलैप्स कर रहा है। हाँ। आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और आपके दिल पे जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, हाँ। हार्ट डिजीज़ और ऐसी बीमारियों का सामना कर सकना पड़ता है। हाँ। और तो इसके लिए जो है आप जो नाक और साइनसेस को देखना पड़ता है कि नाक की हड्डी में टेढ़ापन वगैरह नहीं है। हाँ। स्लीप स्टडी करानी पड़ती है कि सोते हुए आपकी ऑक्सीजनेशन लेवल कैसी है। सही। थायराइड को देखना पड़ता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 चीज़ों के बाद आपको एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। द मोस्ट कंजर्वेटिव उसमें यह है कि हम एक एयरवे प्रेशर आपको देते हैं कि आपके एयरवेज कोलैप्स ना करें। एक मशीन होती है, आप लगा के सोएं, तो आपके लिए वो बहुत तो फायदेमंद अगर जिन है। लोगों को बहुत ज्यादा ये इशू है तो वो क्या करें फिर? मतलब पहले वो अपनी टेस्ट वगैरह सारे इसको करवाएंगे? फौरी चेक करवाएं। हाँ। और देखें कि क्या वो मशीन या एंड और सर्जरी, मैं ये लेज़र से इसकी कराटों की सर्जरी करता हूँ। हाँ। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ। बट बिफोर दैट वी नीड टू गिव अ ट्रायल। सही। चलिए इस पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? चलिए जी, कॉलर जो थी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने बताया कि जो राल बहना है वो बिल्कुल भी सेहतमंदी की अलामत नहीं है। अच्छा, खर्राटों के लिए आपने क्या बताया कि जो लोग खर्राटे लेते हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर से ज़रा डॉक्टर साहब बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके, क्योंकि लोग यही समझते हैं ना कि भाई अगर वो खर्राटे ले रहे हैं तो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं और डेफिनेटली ये एक सेहतमंदी की अलामत है। तो बॉडी उनको थकी क्या हुई- टेस्ट करवाने चाहिए, क्या चेकअप Sleep करवाने study. चाहिए? हाँ, स्लीप स्टडी करवानी हाँ, चाहिए। तो बेसिकली वी मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजनेशन लेवल्स सही। एंड अदर फैक्टर्स सही। जब आप सो रहे होते हैं। हाँ। और उसमें हम आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को देखते हैं कि आपके स्लीप पैटर्न्स, क्योंकि स्लीप के भी स्टेजेस होते हैं, 4-5 स्टेजेस होते हैं। हाँ। कि आपको उस साइकिल में से गुजरना है, क्योंकि आपके फ्रीक्वेंट अराउजल्स हो रहे होते हैं। आपको नींद से उठना पड़ता है अपने एयरवे को खुला रखने के लिए, सांस लेने के लिए। आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती। सही। तो दिन में गनूदगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर आपके जो है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीज़ें जो है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। ये बच्चों में भी होता है। हाँ। सिर्फ बड़ों में नहीं होता, बच्चे भी खराटे लेते हैं। उनमें टॉन्सिल्स का बड़ा होना, एडेनॉइड्स का बड़ा होना। ओके। इसके लिए भी, एडेनॉइड्स के लिए भी मैं जो है जो लेज़र है, एंडोस्कोप्स और माइक्रोडेब्राइडर से इसकी सर्जरी करते हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली पेनलेस। बच्चे, अच्छा। पेरेंट्स को जो सबसे बड़ा डर होता है बच्चे की, हमारे बच्चे को दर्द ना हो, हाँ। हमारे बच्चे को तकलीफ ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो लेज़र और माइक्रोडेब्राइडर से, क्योंकि लेज़र से हम हीमोस्टेसिस बड़ी अच्छी अचीव करते हैं, माइक्रोडेब्राइडर से बड़ा प्रिसीजन के साथ, बगैर ट्रॉमा दर्द करे हुए हम लोग टिश्यू को रिमूव करते हैं। सही। सो विद दीज थिंग्स एंड लाइक यूविलो पैलेटोफेरिंगोप्लास्टी, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। लेअप आसान नाम है इसका। लेअप हम लोग करते हैं टू इम्प्रूव द एयरवे एंड फिर वेट लॉस, सही। तो एक्सरसाइज। इस थेरेपी के बाद जो आप बता रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के बाद जो आप बता रहे हैं, ये खर्राटों वाला मसला खत्म हो जाता है लोगों में से? ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपने कहा था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इन हाँ। चीज़ों का आपने बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। सही। वॉक करें 20 मिनट्स, ठीक है। उससे आपका जो बॉडी एक्टिव होती है, आपका मसल टोन बढ़ता है। मसल टोन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके गले के पट्टे जो आपने कहा था, उसका टोन बढ़ जाता है, तो फिर वो खराटे कम हो जाते हैं। सही। ब्रीथ राइट स्ट्रिप्स आती हैं, सही। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड दिस इज़ लाइक ओज़ेम्पिक वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। अब ज़ेबबाउंड भी, ओज़ेम्पिक तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की तरफ चले जाती है। बहुत सारे लोग ओज़ेम्पिक के बारे में इस तरह से बात करते there's हैं। Mounjaro and but like the world is moving towards the weight loss Weight loss and as all a that, proper thing। और सही, हमारे यहाँ फ्राइड चीज़ें बहुत अब कॉन्शियस हो रहे लोग। हाँ हाँ हाँ। सही। Our thing is changing and like we're getting better। सही। We need to continue। आजकल ये पैडल वगैरह का चला हुआ है, people सही, need to get हाँ। out more।
सही। चलिए जी, अच्छा डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कान और नाक और गले के इन्फेक्शंस के बारे में तो हमने काफ़ी बात की है। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको कान में दर्द रहता है, उनको कान में इन्फेक्शन होता है, और समटाइम्स आप देखें ख़वातीन के कानों की जो शेप होती है ना वो भी चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर जो है वो इयरिंग्स पहने होते हैं और कान छिदवाए हुए होते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से प्रॉपर प्रोसेस होता है अगर आपने पीर्सिंग करवानी है, कान जाके छिदवाना है तो किससे छिदवाना है और कैसे छिदवाना है? लाइक आप बात वही करते हैं ना कि आपने अगर ये पीर्सिंग करनी है यानी आपने बालियां पहननी है तो आप कौन सी जो है वो चीज़ यूज़ करेंगे? बहुत सारे लोग जो है वो चांदी की बाली से भी जो है वो कर रहे होते हैं, प्रिक करवा रहे होते हैं, तो ये किस तरीके से है कि इन्फेक्शन ना हो? So, basically, I do a lot of cosmetic work. It's a good thing you brought this up because like people get nose piercings or ear जी, piercings हाँ. और ये चेहरे का हिस्सा होती हैं और ये हमेशा नजर कोई मसला हो गया तो बहुत बड़ा मसला हाँ, हो जाता हाँ. है क्योंकि चेहरे का मामला होता चेहरे है, का मामला होता है। बहुत सेंसिटिव हो जाता है, शेप बिगड़ जाता है। अब आप सॉफ्ट टिश्यू और ये है कार्टिलेज। हाँ, अब ये जो कार्टिलेज होती है ये हार्ड होती है, हाँ. इसमें इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही. ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ. आपका प्रोसीजर कहाँ करा गया है? सही। ठीक है, ज्वेलर्स के पास भी गन्स होती हैं बट वो स्टेरिलिटी मेंटेन क्योंकि अब ये है ना नहीं क्वेश्चन हुई कि है। बहुत सारी खवातीन जब एयर पीर्सिंग करवाती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे और भी जगहों पर करवा रही होती है। ये तो चलें डॉक्टर साहब जैसे अभी बता रहे थे मैं ब्रेक के लिंक में कि ये जो पहला पार्ट होती है आपका सॉफ्ट पार्ट होता है, ये इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से क्या सिवियरिटी बढ़ जाती है एयर पीर्सिंग की वजह से, और किस तरह से करवानी चाहिए? आपने बताया मेटालिक के साथ में करवाना चाहिए। मेटालिक और स्टेराइल कंडीशंस, अल्कोहल स्वाब्स और बाद में 2-3 दिन पायोडीन लें। अगर इसमें आपको 90% तो सही होंगे, जिन 10% में प्रॉब्लम होगी वो दर्द होगा, बुखार होगा या बॉडी एक्स होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगे आप फ़ौरन आएँ। हाँ, 1-2 दिन आपको या एक कोर्स एंटीबायोटिक का करना पड़ेगा सही। जस्ट टू कंट्रोल द इन्फेक्शंस एंड थिंग्स शुड बी बेटर। अगर आप उसको इग्नोर करेंगी हाँ, और कहीं प्रॉब्लम में फंसेंगी तो फिर उसको पियर्सिंग को निकालना पड़ सकता है, देन यू कैन गेट इट अगेन वंस द इन्फेक्शन इज सेटल्ड। सही। तो ये आपने ना बहुत ख्याल रखना है कि आपने जो गन्स वगैरह होती हैं उससे जाकर डॉक्टर साहब वो ठीक होता है जो शॉप में जाके पीर्सिंग करवाते हैं वो जो अब लोग 90% वहीं जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं, ठीक सही, है। हाँ। नॉर्मली आई वुड से जस्ट go to a place where ये sterile conditions में हो। That's the main recommendation कि alcohol swab आप अपना ले जाएं, सैनिटाइजर्स अपने हाँ, रखें। हाँ। ये बेसिक चीज़ें जो है, फेस मास्क हमें पहनना चाहिए टू सही। अगेंस्ट ठीक। पोल्यूशन। अच्छा डॉक्टर साहब, बलगम के हवाले से मैं बात करूंगी कि बलगम बहुत सारे लोगों में बहुत कॉमन भी होता है। वो क्या होता है कि कुछ उनका डाइट का भी इशू होता है, कुछ और भी इश्यूज होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को बलगम सीने में जम भी जाता है और उसकी वजह से उनको कंजेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका क्या हल है? तो बेसिकली बलगम का होना जो है आपके साइनसेस से भी लिंक्ड है, आपके मैदे से भी लिंक्ड है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो खाने के बाद या फैटी खाने के बाद उनको बलगम हो जाता है, या मिर्चों की वजह से साइनसेस ट्रिगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बलगम हो जाता है। सीने में भी कुछ खास खानों की वजह से बलगम हो जाता है, और हवा के पोल्यूशन की वजह से एस्थमाटिक होते हैं, क्योंकि नाक और साइनसेस और लंग्स की एक ही एपिथेलियम होती है। तो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है 1 एयरवे 1 डिजीज़। आपको जो है अपनी लंग हेल्थ, मतलब एक चेस्ट एक्सरे करा लें, एक फिजिशियन को दिखा लें, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट को, टू मेक श्योर आपको कहीं अस्थमा वगैरह ना हो, क्योंकि अगर आपने उसको सही से कंट्रोल नहीं करा तो बहुत जल्दी आपकी लंग कैपेसिटी कम हो सकती है और सांस लेना बहुत तकलीफ देह हो सकता है। तो जस्ट मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, गेट इट चेकड आउट, और ENT या जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उसको सॉर्ट आउट कर लें। लोग फंसते कहाँ हैं, जब वो 20-30 साल एक चीज़ को नहीं करते, फिर जाके 50-60s की एज में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए, और जितने मैक्सिमम हमारे थे ना कि हम बात कर सकें बीमारियों के हवाले से, आपके मसाइल के हवाले से, हमने कोशिश की कि सारे सवाल उनके सामने रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो पे आने के लिए। चलिए जी, शो में अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, अब कुछ बात कर लेते हैं सैरो तफरी की। कराची में ना सैरो तफरी के लिए बड़े कम मुकामात हैं, और जो मुकामात हैं वो कितने सेफ़ हैं ये हम सब जानते हैं। और जब हम जाते हैं वहाँ पर तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है, और क्लीनलीनेस चाहिए होती है, सफाई सुथराई चाहिए होती है। आप जब किसी भी जगह पर जाएँ और वहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो डेफिनेटली वो जगह आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं कराची ज़ू के हवाले से। आप लोगों ने देखा होगा कि
पिछले दिनों जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो कराची ज़ू के बारे में बात करते थे कि अब से कुछ सालों पहले जो है वो आवाम यही शिकायत करते थे कि कराची में जो है वो ज़ू भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, वहाँ पर सफाई की सूरत हाल जो है वो कितनी नाकिस है, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वहाँ पर बच्चे जाएँ और घूम सकें। लेकिन अभी जब हमने देखा कि मेयर कराची ने जो है बिल्कुल ही एक नक्शा बदल दिया इस ज़ू का, और वहाँ पर आवाम जो है जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो अभी हम आपको तस्वीरें या फुटेजेस दिखा रहे थे, तो डेफिनेटली ये देखने के बाद जो है वो कोई भी कराची का शहरी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ ना जाए और ये जगह जाकर एक्सप्लोर ना करें। मतलब ये वो जगह है, ये वो ज़ू है जहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेताब रहते थे, लेकिन वहाँ पर इतनी अच्छी सहूलियात नहीं थी। बट राइट नाउ अब ये जो डेवलप किया गया है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो दानियाल सियाल साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान कराची म्यूनसिपल से हैं। अच्छा, इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? देखिए, आपको ना मेरी इंट्रो से मेरी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होगी कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं इस हवाले से कि कराची में अगर इस तरह की जगहें बनती हैं, तफरी की जगहें बनती हैं, कराची में अगर इस तरह के एंटरटेनमेंट के मौके मिलते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है सफाई के साथ, सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए कि आप लोगों ने एटलीस्ट मतलब एक बहुत मेजर शिफ्ट किया, और जिस तरीके से आप लोगों ने ये काम किया, दैट्स अमेजिंग। ये बताएं सर, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, लोग आ रहे हैं, क्या फीडबैक है, और ये कब थॉट आया कि भाई ये काम भी कर लेना चाहिए? जी साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच, और दूसरा दोबारा थैंक यू कि आपने मतलब कि पॉजिटिव चीज़ को इनकरेज किया। हाँ। और आप खुद ही कह रही हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ाबाब साहब की हिदायतों में उनका विजन था कि शहरियों को क्वालिटी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिले, तो ये उसका पार्ट है और इस पर काम चल रहा था। तो बैक 1 साल से 1.5 साल से, क्योंकि स्कीम्स होती है, एक प्रॉपर फॉरम होता है, उसकी अप्रूवल होती है और फंड सेंक्शनिंग होती है, तो अब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और जब इसके अलावा मजीद भी और बेहतरी आएगी। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी चीज़ को जो है ना आपने रेनोवेट करना हो, किसी चीज़ को अपडेट करना हो, अपग्रेड करना हो, तो उससे पहले प्लानिंग होती है और बहुत सारे लोग बैठते हैं और साथ मिलकर बात होती है कि ठीक है, इसको इस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है। ये कब थॉट आया और कब से ये स्टार्ट हुई प्लानिंग कि नहीं जी ठीक है, ज़ू को इस तरीके से बनाना है और आवाम के लिए इतनी सहूलत देनी है, ये सारी प्लानिंग करनी है? क्योंकि अभी जो ज़ू के अंदर जो चीज़ें ना उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, लेकिन पहले ज़रा पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगा प्लानिंग करने में, फिर एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, कितने लोगों की मेहनत थी, किस किस के ये आइडियाज़ थे कि नहीं जी ठीक है, अब इसको जदीद तर्ज पे बनाना है हमने? सबक काउंसिल को जो इस्टेब्लिश हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। अच्छा। जब मेयर कराची साहब जिसमें मुंतखब हुआ, हाँ। तो जैसे वो मुंतखब हुए उसके बाद उन्होंने इस पे सारा होमवर्क शुरू कर दिया। डेफिनेटली वो टीम में हमारे MC साहब है जो मुतलका इंजीनियर्स हैं, तो जैसे हमारी काउंसिल इलेक्ट होती है तो उन्होंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था। जो पैटीज होगा हमने जो इससे पहले भी जिक्र किया, वो तो इससे पहले गालिबन 6-8 महीने पहले इनॉग्रेट हो चुका है। अच्छा, तो स्लोली रिफॉर्म्स आ रहे थे। हाँ। मेजर अभी आया जो आपने चीज़ें देखी हैं, जो 3 हमने इनॉग्रेशन जो हमने 3 चीज़ें एक साथ खोली हैं, हाँ। तो उस पर रिफॉर्म्स से तो काम पहले ही चल रहा था। अच्छा, रिफॉर्म्स के ऊपर पहले ही काम चल रहा था, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया एंड ऑल दैट। अच्छा, एक एक करके इसके तमाम जो है ना वो इसके हिस्सों के ऊपर बात करते हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है अब एक्साइटमेंट का लेवल हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चे जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ये सेफ्टी जो है ना, सबसे पहले लोगों की सेफ्टी रखनी पड़ती है जब आप इस तरह का ज़ू बनाते हैं ये सारा कुछ, तो सेफ्टी के बारे में बताएं कि सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है और वहाँ पर इमरजेंसी कोई सेंटर है या नहीं है, ये पहले ज़रा थोड़ा सा बताएं, फिर इसकी जो है वो बाकी एक्सपेक्ट्स में बात सबसे पहले तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि सबसे पहले आप खुद आके देखें, आप चेक करें सर्विसेज को, सेफ्टी को, स्टैंडर्ड्स को। हाँ, और दूसरा आपने कहा कि देखिए जो अरेंजमेंट्स है वो तो पहले ही होते हैं। हाँ। सेफ्टी के हवाले से सबसे पहले जो हमारे सिटी वार्डन्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, जो वहाँ उनको बताते हैं। देन नेक्स्ट आपने कहा कि इमरजेंसी के लिए, तो हमारे इन हाउस जो वेटनरी डॉक्टर्स है वो भी वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, कोई भी किसी भी किस्म की सर्विसेज हो, चीज़ हो, वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और लोगों के लिए भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारा सिटी वार्डन का अमला है, जू का अपना अमला है, सही, वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं लोगों को कि ये वहाँ के कराची जू की ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं, ये डेवलप्ड जदीद तर्ज पे इसको बनाया गया है। तकरीबन कितनी लागत आ गई होगी सर जी इसकी डेवलपमेंट? तकरीबन 100 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है।
100 मिलियन मिलियन का, का जिसमें उसका पूरा रिफॉर्म हुआ है, जिसमें पूरा पेवर ब्लॉक हुआ है, हाँ। केजेस बने हैं, ब्रिज जिसका आपने फीडिंग ब्रिज है, ये अपना ब्रिज है, तो ये पूरा जो काम है ये गालिबन 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था। 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और जो जो सोचा था, जो जो प्लानिंग थी वो सारी वहाँ पर Accordingly। हो गई, इम्प्लीमेंट हो गया। सब आपके सामने है। सही। अच्छा, ये जो फीडिंग ब्रिज बनाया है आपने, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये बताइएगा कि ये किसका आइडिया था और लाइक कैसे ये जहन में आया कि इस तरह से भी हो सकता है और ये एक नया आइडिया हो सकता है, लोगों के लिए ये एक और मज़े की चीज़ हो सकती है, ये बताएं। और दूसरा ये बताएं कि ये जब आप लोगों ने ये पूरा बनाया फीडिंग ब्रिज एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए क्या जो है वो आपने कंसर्न्स रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, मेयर साहब का आइडिया था अच्छा। कि इस चीज़ को मज़ीद खूबसूरत किया जाए और यहाँ पे क्यों ना मतलब कि वो क्या हमने देखी होंगी कि यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं, पोर्ट्स भी तो हम होपफुली फ्यू मंथ के बाद हमें यहाँ पे आरओ प्लांट भी इंस्टॉल का प्लान कर रहे हैं ताकि जो पानी है उसको हम क्लीन कर सके, ताकि इसमें फिशेस का जो पॉन्ड हो वो इसमें एस्टेब्लिश हो सके। सही। अभी इस वक्त वहाँ पर जू में कितने ऑलमोस्ट जो हैं वो वहाँ पर एनिमल्स हैं, जानवर हैं, कितने ये तकरीबन? देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट जानवर हैं, डिफरेंट स्पीशीज से हैं। बिल्कुल ऐसे सही। अच्छा, लेकिन मेनली वहाँ पर जो बच्चों की एक्साइटमेंट है वो तो ज़ाहिर है एलिफेंट है, लॉयन है या फिर बिग कैट्स, एलिफेंट सफारी में। अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है वो क्या चिंपैंजी क्या आपका देखिए जिस तरह हो गया, जिस तरह आपका लॉयन हो गया, जिस तरह आपका पेटी ज़ू में आपने जिस तरह देखा होगा छोटे पेट्स हो गए, छोटे पेट्स हो गए एंड ऑल दैट। अच्छा सर, आवाम जो है वो इस हवाले से तो बड़ा खुश है कि चीज़ डेवलप हो गया कराची ज़ू। वहाँ पर खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? मतलब अगर जाएंगे तो लोगों के लिए क्या कुछ है? कुछ कैफ़ेज़ हैं एंड ऑल दैट? बड़ा अमेजिंग, बड़ा लश, एक बड़ा वाइब देने वाला द फॉरेस्ट कैफ़े है यहाँ पे। हाँ, जहाँ पे तकरीबन बहुत पुराने वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे फाउंटेन है, बड़ा अमेजिंग है। अच्छा, फॉरेस्ट कैफे। हाँ। अच्छा, फॉरेस्ट कैफे बनाया गया, सही, आवाम की सहूलत के लिए वहाँ पर। उसमें सारी बहुत सारी हैं स्नैक्स टाइप, बिल्कुल सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, सब चीज़ें मौजूद हैं। और मतलब सर, क्योंकि ये होता है ना कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हों ताकि फिर आवाम जो है जाएँ वहाँ पर एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसकी जो टिकट आप लोगों ने रखी हुई है, एंट्री फीस क्या है? 30 रुपीज़ रखी हुई है। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये होने चाहिए ताकि आवाम जो है और बच्चे स्पेशली, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल चीज़ होती है कि उनकी अपने शहर में इस तरह की चीज़ मौजूद है जहाँ पर वो जाकर एंजॉय कर सकते हैं। क्या फीडबैक रहा सर? बड़ा अमेजिंग। इस वक्त कराची ज़ू सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है बच्चों के लिए। जी हाँ, सही। आते हैं बच्चे बड़ी तादाद में? बिल्कुल ऐसे। आप खुद ही देख सकती हैं जो लॉयन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना हुआ है, बुलेट प्रूफ वहाँ पे जो लगे हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं तो बच्चे किस तरह वहाँ पे। अच्छा, ये जो बुलेट प्रूफ मिरर के बारे में बात करें या ग्लास के बारे में बात करें ना सर, इस हवाले से मैं बात करती हूँ। सर, ये जो आप लोगों ने पूरा एक ग्लास लगाया है बुलेट प्रूफ, ये वाकई रिलायबल है ना? क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जब भी कोई कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास आए, आपने ज़रूर पूछना कि जो आपने ग्लास लगाया हुआ है बुलेट प्रूफ, ये रिलायबल है? और आप इसको सिर्फ ग्लास करके ना देखें, आप ये देखें कि हमने अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। लोग शिकायतें करते थे राइट्स के हवाले से, इतना बड़ा केज है, वहाँ पे फाउंटेन है, वहाँ पे इनका रूम है, तो एनीवन कैन ऑब्जर्व, देख सकता है कि उनकी राइट्स है या उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह है। तो वहाँ चीज़ें वहाँ पे विजिबल अब क्लियर है। सही, विजिबली अब वो सब विजिबल है, वो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से उनको रखा जाता है और क्या उनकी जो है वहाँ पर एक्टिविटी है, किस टाइम पर उनको फीड किया जा रहा है और इसके अलावा उनका ख्याल रखा जाता है। मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ, मेयर साहब की हिदायतों में हम इसको किचन भी ओपन करने वाले हैं, जहाँ पे इनका खाना बनता है। तो हम उसको भी ओपन कर रहे हैं ताकि लोग वो भी देख सके ट्रांसपेरेंसी कि खाना किस तरह होता है। सही, उनका खाना किस तरह से होता है। और सही। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि आपने बताया कि एक बड़ी लागत से ये जो है प्रोजेक्ट तैयार हुआ, मंसूबा तैयार हुआ, अब हमारे सामने है, इसमें फाउंटेन्स हैं, फीडिंग ब्रिज है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे वहाँ पर एनिमल्स हैं जिनको बहुत करीब से देखा जा सकता है। अब क्या होता है कि जब एंट्री पॉइंट होता है या बहुत ज़्यादा रश होता है तो कुछ इस तरह की सूरत हाल भी होती है कि लोग आपस में जो है बहुत ज़्यादा अगर रश के साथ चल रहे हैं तो वहाँ पर सेफ्टी का भी कंसर्न होता है। कोई होता है ना कि किसी की चीज़ें चोरी हो रही हैं, कोई इस तरह से है, तो ये कुछ ऐसा सेफ्टी कंसर्न बनाया गया है? क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा रश हो तो इस तरह के मामला फिर होते हैं। जी, मैंने आपसे पहले गुजारिश कर लिया, हमारा सिटी वार्डन का अमला जो अपना प्रॉपर ड्रेस में होता है वो मौजूद होता है, वो इसीलिए होता है। सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर किसी की कोई चीज़ जो है वो कहीं खो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आके कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टाफ मौजूद होता है। अच्छा, स्टाफ मौजूद होता है। कहीं भी अगर कहीं पे भी ओवर क्राउड चीज़ें हो जाए या अगर डिसिप्लिन कहीं पे ख़राब हो जाता है तो हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद आता है और वहीं पे आ जाता है वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ स्टाफ मौजूद रहता है। चलिए जी, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। और ये जो तफरीगाहें होती हैं ना, जो घूमने फिरने की जगहें होती हैं, ये इस बारे में कराची के वहाँ बहुत ज़्यादा जो है
वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनका दिल करता है कि भाई हमारे शहर में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाएं और उनका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो। अब इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। दानियाल सयाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछ रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है कराची ज़ू की, उसके हवाले से कि वहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, जिससे फैमिलीज जाकर एंजॉय कर सकती हैं। सर, आप रेप्टाइल हाउस का जिक्र कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी न्यूली सी के साथ ही लॉन्च हुआ है। वहाँ पे आपको अच्छा। क्रोकोडाइल्स हैं, स्नैक्स हैं। अच्छा। वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी। डिफरेंट जी स्पीशीज हाँ। मिलेंगी। अच्छा सर, मुल्क से तो जाहिर सी बात है कराची वालों को तो अच्छा रिस्पांस है एंड ऑल दैट, इंटरनेशनली भी अप्रिसिएशन आई है? जी बिल्कुल, लोग आते हैं टूरिस्ट हमारे पास, फॉरेनर्स आते हैं बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो फॉरेनर्स आते भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। सही। तो वो जब आते हैं तो उनको ये क्या वो ऐड ऑन करके जाते हैं, क्या आपको कह के जाते हैं, क्या उनके रिमार्क्स होते हैं? ये डेफिनेटली बड़ी एक्साइटिंग वाइब होती है उनकी चीज़ें, क्योंकि ये यहाँ पे सर्विसेज देख के या इंटरनेशनल जो अपना स्टैंडर्ड का जो हमारे पास केज बना है और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, हाँ। तो बड़ी उनकी वो सेटिस्फैक्ट्री वो उनके रिव्यूज़ होते हैं। हाँ। और वो बड़ी अच्छी वाइब्स होती है उनकी। सही। तो वो ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है and all जी that। हाँ, फिर जी हाँ। यही होता है ना कि आपका जो इमेज है वो पूरी दुनिया में जाता है और लोगों को पता चलता है जी आपके पास भी इस तरह के जो हैं वो प्लेसेस हैं। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे कराची ज़ू में, जो कि बहुत आप समझते हैं कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर चेंज आया है, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो हम लेके आए हैं? लेकिन सबसे पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अच्छा। जो इंटरनल स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, सबसे पहले तो वो ज़्यादा बेहतर हुई है अच्छा। मूवमेंट के लिए। सही। दूसरा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लाइन के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रिज आपने जिक्र कर दिया, रेप्टाइल हाउस का, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है जिस बच्चे जाना चाहते थे वो हमारे पास पैटीज हुआ है, जहाँ पे लाइव उनको पेट्स को वो टच कर सकते हैं, पैरेट्स होते हैं। जी हाँ। सही। अच्छा, इसके लिए जो ओवरऑल एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है वो वहाँ पर ज़ाहिर है लोगों का रहता है कि अगर वो जा रहे हैं और लाइव पेट्स को जो है वो टच कर रहे हैं, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसके लिए इस तरह से इकदाम किए गए हैं कि लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाए? जी, मैं इस पे पहले ये अपना गुजारिश कर लूँ कि जब अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, और दूसरा उनका स्टाफ जू का मौजूद होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, स्पेशली जो स्टाफ है हाँ। वो वहाँ पे मौजूद होता है हर वक्त। सही। अच्छा सर, यूजुअली आपको भी बात पता है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी स्पेशली ऐसी जगह जो कि घूमने फिरने की जगह हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ना सफाई रखना बड़ा ज़रूरी होता है। चाहे वो आपका साहिल हो, चाहे वो आपका कोई कोस्ट लाइन हो, चाहे वो आपका कोई प्ले लैंड हो, आपकी कोई भी जगह जो घूमने फिरने से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, जहाँ पर फैमिलीज़ जाती हैं, जहाँ पर बैठ के आप अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय करते हैं, जहाँ आप सेलिब्रेट करते हैं, किसी का कोई इवेंट होता है, किसी की बर्थडे होती है, कोई वैसे ही वीकेंड जो है गुजारने के लिए वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर सर सबसे बड़ा कंसर्न होता है सफाई का। सफाई रखना बड़ा ज़रूरी होती है, क्योंकि सफाई अ काइंड ऑफ लग्जरी, यानी सफाई करने में भी बड़ी मेहनत लगती है और सफाई रखना भी बड़ा ज़रूरी है, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सर, इस हवाले से जो ज़ू का स्टाफ है, जो ज़ू का अमला है, उसको क्या हिदायत जारी की गई हैं कि सफाई किस तरीके से रखनी है, 24/7 ख्याल रखना है चीज़ों का, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्तलिफ लोग आते हैं और फिर वहाँ पर जो है जो सूरत हाल होती है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, हम सब भी वाकिफ़ हैं कि बीइंग अ नेशन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि हम भी सिविक सेंस का मुजाहरा करें। जी सर। जी सब आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में पब्लिक या सिविल सोसाइटी का उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का सही। होता है। हाँ। तो ये जो सहूलियात है, ये जो फैसिलिटीज़ है, ये सारी पब्लिक के लिए, तो उनको भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि सफाई का ख्याल करें, ये किसी भी ट्रैश को, किसी भी कचरे को रास्ते पे ना फेंकें। ट्रैश बिन्स पड़े हैं, साइड्स हैं आपके पास मौजूद हैं, आप उनमें फेंकें, क्योंकि ये बड़ा आपका बिल्कुल ठीक बात है, ये कंसर्न रहता है कि लोग इसमें ना वो बड़ा एक वो सब तो नहीं, मतलब कि कुछ लोग इसमें बड़ा वो कि अपना लापरवाही का मुजाहरा कहीं हो जाता है, नेग्लिजेंस ये दिखाते चीज़ हैं। है। हाँ। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सोसाइटी के वो अपना पार्ट प्ले करेंगे, किसी भी कचरे को, ट्रैश को रोड पे ना फेंकें। आपके पास बिन्स मौजूद है, आप उसमें फेंकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बनी है। आप जितना साफ रखेंगे, आपकी सहूलियत, ये आपको चीज़ें मजीद पसंद आएंगी। हाँ सही। चलिए जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं जनाब अशर मुस्तफा बात कर रहा हूँ। जी। कराची पब्लिक सर्विस, कराची पब्लिक एक्शन कमेटी से जी कोऑर्डिनेटर। तो मैं ज़रा ये पूछना चाहता हूँ कि दानिया साहब माशाल्लाह, इनको सलाम, इनकी खिदमत बहुत अच्छी हैं। अलियतुल साजिद के बाद ये आए, इससे पहले बशीर सदरुद्दीन थे। तो माशाल्लाह जितने भी पीआरओ आते हैं माशाल्लाह सब बहुत एक्टिव होते हैं। और दानिया साहब तो माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक हैं। जी। तो बहरहाल हमारे वो भी दोस्त भी बहुत खुश अखलाक थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनसे
आपने ये गार्डन जू तो बना दिया, बहुत अच्छा। जी जी अब अगर आपके जो दूसरे जू हैं, मतलब जैसे सफारी पार्क है, जी, वो जी। इस वक्त बहुत बदहाली का शिकार नजर आता है। और ये सेहत और सफाई की बात होती है कि ये लोगों पे पाबंदी लगा दी जाए कि शॉपर जो बैग एक जगह रख के खाएं पिए, तो इससे जू की सफाई भी होगी और हमारी अवेयरनेस भी बहुत उसी जरूरी हवाले है, से अभी हम क्योंकि बात कर रहे कॉम्प्लेक्स- थे। जी 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 हाँ, जी हाँ। जी 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 कराची जू में बहुत सारे और जो दूसरे पार्क जो कचरा कुंडी बने हुए हैं, उन पे भी कोई खातिर खास नजरिया की जाए। स्कीम 33 की गुजारिश जी, 15B में कोई भी पार्क नहीं है और यहाँ जुम्मा बाजार और पीर बाजार और इन बाजारों को रोडों पे लगाया गया है। बच्चों के लिए, औरतों, खवातीन के लिए कोई सही भी है। इन्वायरमेंट नहीं है लाखों की आबादी के जी हिसाब से। चलें ठीक है, बहुत जरा शुक्रिया इसको कॉल जरा- करने के लिए अशर साहब। अच्छा सर देखिए, वही जो हर कराची आइट का सवाल है, वही जो हर कराची आइट कहते हैं कि अभी उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि भाई जो जू है उस वहाँ पर भी जो कचरा कुंडियाँ हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। उनके हिसाब से भी जो है वो वहाँ पर जो हम कचरे की बात करते हैं कि कराची में कचरा बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अगर कम से कम एक बहुत अच्छी जगह बना दी गई है, एक अच्छी चीज़ बना दी गई है, तो उसका सफाई से रिलेटेड ख्याल रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा सर वो जो बाकी जो हैं जू हैं या बाकी जो जगहें हैं इस तरह की, उनकी डेवलपमेंट कब होगी, जस्ट लाइक सफारी पार्क। जी मैं आपको ये खुशखबरी देता चलूँ कि सफारी पार्क पे भी काम चल रहा है काम चल रहा है, और अपना होपफुली आप बहुत थोड़े टाइम में वहाँ पे भी देखेंगे चीज़ें और भी होंगी। वहाँ पे बहुत बेहतरी आई सफारी पार्क में भी। हाँ वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, फ्लिप फ्लॉप फैक्ट्री हो गई, आपका टाइम टेबल थिएटर हो गया, तो चीज़ें वहाँ पे भी हैं, मगर हम उसको मजीद बेहतर कर रहे हैं और होपफुली हम चीज़ों को मजीद वहाँ ओपन करेंगे। सही। नेक्स्ट क्या प्लान है आप लोगों का मजीद सफारी। क्या सफारी सफारी में जा नेक्स्ट प्लान ये है कि सफारी वहाँ सफारी एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, फिर वहाँ पर एक्सपेंशन करनी है और मजीद चीज़ें लेकर आनी है बिल्कुल वहाँ पर। ऐसे ही है। जी, और इधर मजीद डेवलपमेंट में क्या, बिल्कुल होगी। इधर की हम डेवलपमेंट के लिए मजीद क्या करना है, टाइमली यहाँ भी चीज़ें ऐड होगी। यहाँ भी ऐड ऑन करें। बिल्कुल। अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में है कि नहीं ये भी ऐड होना चाहिए था, ये भी ऐड होना चाहिए था, ये ऐसा कुछ? सरप्राइज है, ये भी जो हाँ। अपना जो रहता है उसको हम सरप्राइज रख रहे हैं। अच्छा सरप्राइज रख रहे जी हैं। हाँ। अच्छा चलिए जी, अल्लाह करे ये सरप्राइज भी बहुत अच्छा हो जिस तरह से ये सरप्राइज था। अच्छा सर ये बताएं कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जू के बारे में बात करते हैं, जो ये कहते हैं नहीं जी ठीक है बन तो गया है जू, लेकिन अब सफाई नहीं रह सकेगी, सस्टेन नहीं हो सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से वैसे ही हो जाएगा, सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। इसको कंसिस्टेंसी के साथ एज इट इज़ रखने के लिए आप लोगों ने क्या इकदाम किए हुए हैं? जी देखिए बिल्कुल इन सब चीज़ों का ख्याल होगा, ये हाँ। चीज़ें सस्टेन करेंगी, लॉन्ग चलेंगी, क्योंकि देखिए मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पब्लिक को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया लिटरिंग का, कोई पानी फेंकने से, किसी चीज़ फेंकने, तो लोगों को भी इसका हमें साथ देना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को मेंटेन बेहतर तरीके से रख पाएँ। सही। अच्छा आपने इसके क्या जो है वो टाइमिंग्स और शेड्यूल सारा कुछ क्या रखा हुआ है? जी इसका जो एज पर शेड्यूल टाइम है तकरीबन सुबह आपने 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। अच्छा अच्छा होता है। और कोई ऑफ डे बीच में कोई है इस नहीं, सैटरडे संडे ओपन। यस अच्छा सैटरडे संडे भी ओपन रहता है। सही। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये जो जू है इसके टाइमिंग्स भी बहुत बेहतर हैं और ये जो सारी सिचुएशन है वो हमने आपके साथ में डिस्कस की। अच्छा सर जब भी हम बात करते हैं ना कि जू की बात करते हैं या कराची जू की बात करते हैं, आपको पता है लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं, फॉलो करते हैं और ये सोशल मीडिया का टाइम है। तो हम जब देखते हैं अफ्रीकन सफारी, हम जब देखते हैं इंटरनेशनली लोगों को वहाँ पर, खैर ये तो एक बहुत आगे की बात हो जाएगी, डिज्नी एंड ऑल दैट, तो हम भी कहीं ना कहीं हमने भी बहुत एक अच्छी चीज़ डेवलप कर ली है, आप लोगों ने भी एक अच्छी चीज़ डेवलप कर ली है। इससे रिलेटेड कुछ तो आप बताएं कि डिस्क्लोज़ करें कि मज़ीद आगे आपके क्या प्लान है, कराची में आप मज़ीद सैर व तफरी के हवाले से क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? जी देखिए आपके सामने चीज़ें, मैंने आपको भी बताया कि हमारा एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है चीज़ों का। वो तो चले सफारी हो गया ना हाँ सर, जी। इसके अलावा बताएं ना जी जरा। कृषि में इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है शहर में, अपना मुख्तलिफ मकामात का रोड, ब्रिजेस, अंडरपास, रिहेबिलिटेशन का। सही। तो होपफुली हमारी चीज़ें चल रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एज सून एज पॉसिबल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सही। अच्छा सर क्योंकि यूजुअली यही होता है ना कि लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि चलिए जी ठीक है बन गया, लेकिन बन तो किया है, अब ये पता नहीं कितना सस्टेन करेगा, कितना सस्टेन नहीं करेगा। सर ने बताया कि नहीं भाई इस हवाले से इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से जो है अब स्टाफ को भी यकीन दहानी कराई गई है कि उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि जब वो जू आते हैं तो उनको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? और क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत सारा सामान भी उन्होंने कैरी किया हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें भी अपने साथ लेके आते हैं, फिर कचरा भी वहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सिविक सेंस के हवाले से कि ये जो जू बनाया गया है ये हम सब का जू है और इसमें हम सबको ख्याल रखना है सफाई का, एक दूसरे के साथ जो है वो आपने मिलजुल के चलना होता है। वहाँ पे बहुत लोग आपस में जो है वो क्योंकि रश जब ज़्यादा होता है ना
तो जब ग्लास के बाहर लोग खड़े होते हैं और रश में जब वो खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहुत सारे लोग पैनिक भी क्रिएट करते हैं, सबको पिक्चर्स लेनी होती है, सबका दिल करता है कि जी वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स और रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पर लगाएं। तो इस हवाले से कि कोई पैनिक ना हो, कोई इस तरह का किसी का आपसी कोई झगड़ा हो जाए तो वहाँ कोई मौजूद हो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कचरा अगर कोई फेंकता हुआ चला जाए, इस हवाले से किसी को रोकने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा गया है वहाँ पे? जी, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि आए, आपकी अपनी चीज़ है, सफाई का ख्याल रखें। हाँ। शॉपर्स ना लेके आए, शॉपर्स वहाँ पे ना फेंकें, ट्रैश को वहाँ पे रोड पे ना फेंकें। जितना सफाई का ख्याल होगा उतनी चीज़ें मजीद बेहतर होगी और सही। पेशेंस के साथ ये अपना चले, रूल्स को अवॉइड करें। रूल्स को वाइड करें। अच्छा सर, वहाँ पर कुछ ऐसा है कि बच्चों के लिए आप कुछ और भी नया इंट्रोड्यूस करने चाह जी रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सरप्राइज भी तो रहने दें। नहीं, थोड़ा सा तो बताया ना कि और क्या कुछ वहाँ पर आप देखिए इंट्रोड्यूस प्लान करने जा बन रहे रहे हैं, अब वो फाइनलाइज होंगे, वो ये अपने एग्जीक्यूट होंगे, हाँ। तो अपने डिफरेंट प्लान्स चल रहे हैं वहाँ। अच्छा, जो अभी वहाँ पर चीज़ें आप लोगों ने डेवलप की हैं उसमें आपका फेवरेट जो है वो कौन सा वाला पार्ट है? आपको वो फीडिंग ब्रिज ज़्यादा अच्छा लगता Feeding है bridge, yes. या आपको जो है पेटी जू ज़्यादा अच्छा लगता है? फीडिंग Feeding ब्रिज, bridge, yes. उसकी खास बात क्या है, स्पेशलिटी क्या है? देखियो वाइब है। अच्छा, हाँ, जो उसकी वाइब आती है, जो उसका यमुना लेक व्यू आता है, वो सबसे बेस्ट है। तो कितनी बोट्स हैं ऑलमोस्ट वहाँ पर जो चलती ये हैं? डिफरेंट बोट्स हैं, अराउंड मेरे ख्याल में 7 से 8 बोट्स हैं वहाँ पे रनिंग इस वक्त। 7 से 8 बोट्स हैं, सही। तो वो फिर रश नहीं होता सर? ये बोट्स कम नहीं हो जाती होंगी क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर लोग वो आते हैं स्पेस रश भी तो होता है। छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो बोट की मूवमेंट होती है, आप एक हाँ, साथ नहीं कर सकते ना सब नहीं चीज़ें। कर सकते, तो उसको ठीक। अकॉर्डिंगली वो उसकी मूवमेंट होती है, वो चलना होता है हाँ। और जो चला रहा है वो भी कंफर्टेबल हो, ताकि वो फिर वो ये अपना आपस में टकराव ना हो। सही। और प्रॉपर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास एंड ऑल दैट? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई भी ऐसा कोई मतलब कि वाकया या कोई भी झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। ये छोटी मोटी चीज़ें होती है तो लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं, जो साथ होते हैं वो ये अपना बीच बचा करके छुड़ा देते हैं। हाँ। बाकी ऐसा हमारे पास कोई भी ऐसी मूवमेंट या कोई भी ऐसा बड़ा जो इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, दिस इज वेरी गुड थिंग। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे कराची के? मैं वही कहूँगा, मैं अपना वही रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ। सफाई का ख्याल रखें, हाँ। अपने साथ शॉपर ये अपना बिन्स बैग्स ना लेके आए, हाँ। इंजॉय करें प्रॉपर्ली और रूल्स के साथ ये अपना रूल्स को फॉलो करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। दानियाल सयाल साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद थे। कराची जू के हवाले से आज हमने डिटेल डिस्कशन की और आपको बताया कि जो वहाँ पर मौजूद हर एक्सपेक्ट है वो कितना ज़्यादा सेफ़ है और सिक्योर है। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज के शो का फीडबैक सिटी 21 की ऑफिशियल साइट पर आपने ज़रूर देना और बताना है आज का शो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।